हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज का लास्ट लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का। ठीक है, कल से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज वैसे कुछ खास पढ़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ा ही दिया मैंने। ठीक है, एक डेफिनेशन पढ़ानी है बस, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। तो तुम लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो ये चीज़, एक ई नाम का टर्म पढ़ा होगा। ई की वैल्यू तुमको सर ने लिखाई होगी 2.72 होती है। बस अपने को 2 डेसिमल प्लेस तक याद रखना है। ठीक है ना। ई को हम नाम बता देता हूँ मैं, वैसे इसको बोलते हैं हम यूलर्स नंबर। ठीक है, ठीक है ना। ई को यूलर्स नंबर बोलते हैं। वो कुछ नहीं, जैसे पाई है 3.14। ठीक है, पाई का क्या यूज होता है, पाई आया कहाँ से तुमको नहीं पता है। ठीक है ना, पाई कहाँ से आया, तुम एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर तुमको पता होगा, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। ठीक है, तो वहाँ से पाई, वही कुछ तो भी एरिया वगैरह निकालने के टाइम पे पाई वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है। वैसे ई भी है ना, कैलकुलस में हम पढ़ेंगे। ई का जो रोल है वो कैलकुलस में रहता है। तुमने देखा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़े होगे फिजिक्स में। तो ठीक है ना, ई का रोल कैलकुलस में रहता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के लॉगरिथम होता है, कॉमन लॉगरिथम होता है। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है, देख लो कुछ नहीं है, वो सिंपल सा है। कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का मतलब रहता है, इसको बेस में 10 लिख देता हूँ। ठीक है ना, कॉमन लॉगरिथम मतलब बेस में क्या रहता है 10 लिख देता हूँ। कॉमन लॉगरिथम मीन्स बेस इज 10। ठीक है, उसी तरीके से एक नेचुरल लॉगरिथम नाम की चीज होती है, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, दैट इज ln x। ठीक है, ln x होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि log x ही लिखा है, बस बेस में क्या लिखा है e। हम आज के बाद बेस में कभी भी e रहेगा तो उसको ln x लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुमने ln x का डिफरेंशिएशन वगैरह देखा होगा 1/x। मतलब इतना है, देखो ln x और कुछ नहीं, वो log x विद बेस e होता है। ठीक है ना। सर ये ई क्या है, तो ई कोई वैल्यू है या 2.72। ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आगे जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मैं सवाल कराता ही जाऊंगा। बेस इज ई, जैसे एग्जांपल देख लो, क्या फालतू का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा है। जैसे मान लो ln a प्लस ln b लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ln a b। इसका मतलब है ये लिखा है log a विथ बेस e प्लस log b विथ बेस e, तो ये हो जाएगा log a b विथ बेस e। उसको मैंने ln लिख दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ln देख के सवाल छोड़ देते हैं कि सर ln तो समझ में ही नहीं है, हमको तो पढ़ा ही नहीं आपने। अरे क्या पढ़ाऊँ यार मैं इसमें, मैंने log पढ़ा ही दिया पूरा। बेस में 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 10 भी लिखा है, 20 भी लिखा है, 100 भी लिख के दिया है, 5 भी लिखा है, सब लिखा है। बस अभी क्या आ गया, बेस में ई आ गया है। ठीक है ना, तो जब बेस में ई रहेगा तो उसका नया नोटेशन है, उसको अपने ln बोलते हैं। ठीक है, ये है क्या, कहाँ से आया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलस में देख लेंगे। कैलकुलस में ई का रोल देख लेंगे। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेशन की वजह से ई का इंट्रोडक्शन हुआ है, वो सब हम आराम से देख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ तुमको क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है कि देखो, अब थोड़ा सा क्या तुम लोग मुझे गाली देने वाले काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली बोर्ड में ही ये करने लगाया है हम लोगों को। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक टेबल बना रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। ठीक है, हम 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं। एक हम पढ़ रहे हैं बोर्ड्स प्लस जेई मेंस। मेंस और बोर्ड को मैं एक कैटेगरी में लेता हूँ। ठीक है, और जेई वाले भी एक ही कैटेगरी में लेते हैं, और एक होता है जेई एडवांस। ठीक है ना, देखो बोर्ड में log x लिखा रहा, ln x लिखा रहा, ये 2 चीज़ तुमको लिखी हुई मिलेगी हर जगह। ठीक है ना, या तो ये लिखा रहेगा तो ये लिखा रहेगा। अगर बोर्ड्स में तुमको log x लिखा हुआ मिला तो कंसिडर इट log x विथ बेस 10 फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है ना, फिर से सुन लो, अगर बोर्ड में कभी भी log x मिला लिखा हुआ, अगर बोर्ड में कभी भी log x लिखा हुआ मिला तो उसका मतलब बोर्ड्स में वो बोल रहा है बेस भी ई है। बोर्ड में ln x वाला टर्म यूज नहीं करते। तुमको जेई मेंस और बोर्ड्स में कभी भी ln x लिखा हुआ नहीं मिलेगा।
तुमको हमेशा log x लिखा हुआ मिलेगा, तो log x का मतलब log x विद द बेस e हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जेई एडवांस में सिर्फ log x लिखा हुआ मिला तो इसका मतलब है log x विद द बेस 10 लिखा है और ln x लिखा रहा है, इसका मतलब लिखा है log x विद द बेस e। समझ में आई तुमको मेरी बात? देखो यहाँ पे क्या है ना, तुम लोग बोलोगे सर फिर ये क्या उल्टा सीधा पढ़ाए हो आप। अरे यार देखो क्या है, बोर्ड्स वाले अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखते हैं। ये जो मैंने पार्ट लिखा है ये एडवांस वाले तो एकदम एग्जैक्टली सेम वैसे ही फॉलो करते हैं। लेकिन बोर्ड्स में अगर कभी भी हमको log x लिखा हुआ मिला बोर्ड्स में और जेई मेंस में, तो तुम समझ जाना कि बेस में ई की बात कर रहा है, ठीक है ना। तुमको ये वाला टर्म ln x वाला टर्म कभी बोर्ड्स में या जेई मेंस में लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जब 12th में आऊँगा तो इसका इस्तेमाल करूँगा। अगर बोर्ड की बुक में, जो कि मिलेगा बहुत बार, सिर्फ log x लिखा हुआ मिला तो उसका मतलब उसके बेस में 10 नहीं है, उसके बेस में e है। तो सर 10 के लिए क्या लिखेगा वो? तो अगर उसको log x विद द बेस 10 लिखना होगा तो वो अच्छे से मेंशन करके देगा बेस में 10 है, ठीक है ना। अगर उसने बेस में कुछ नहीं लिखा है तो e लेना है बोर्ड्स और जेई मेंस में, और एडवांस में 10 लेना है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? ये चीज़ तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा इसमें कुछ वैसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे ही बोलोगी नहीं, बोर्ड्स की बुक में ही ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखा है तो अपने को वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार ये हो गया अपना सिलेबस खत्म। एक चीज़ मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तुम लोगों ने क्या ये फिजिक्स में देखा है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तुमने डिटर्मिनेंट तुमको सॉल्व करना सर ने सिखाया है, ठीक है ना। मैं वैसे तो ये पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स का चैप्टर ही है डिटर्मिनेंट नाम का, ठीक है ना। इसको हम 15 दिन 20 दिन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। 12th का चैप्टर है, ठीक है ना। 12th चैप्टर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हम उस समय पढ़ेंगे। लेकिन मैं तुमको डिटर्मिनेंट ओपन करना सिखा दूंगा अभी, ठीक है ना, जो तुमने शायद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सीखा भी हो, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट है क्या? तो डिटर्मिनेंट क्या है? बहुत सारे वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज को कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जैसे तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, मैं तो समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। क्या है कि तुम लोगों ने शायद साइंटिफिक कैलकुलेटर्स देखे हो, ठीक है। चलो छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने पहले ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले यूज़ होता है यार, तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक मेथड पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो और कुछ नहीं, वो डिटर्मिनेंट ही था, ठीक है ना। कैसे था वो मैं बता दूंगा। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो और कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ही था। उसको इतना जो बड़ा लिखाया था, अब याद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। याद होगा तुमको, ax a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, इधर लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c2। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, b1 c2 माइनस b2 c1, या मेरे को तो याद भी नहीं है, माइनस y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। ये जो मेथड था ये और कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट मेथड है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट लिखा है। कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूँ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये भी याद आएगा तुमको, ठीक है। देखो ट्राइंगल का एरिया, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, एक फॉर्मूला लिखाया हुआ याद होगा तो हाफ x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 समथिंग समथिंग प्लस x3 समथिंग समथिंग, जो भी था मेरे को तो याद भी नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है इसको लिखने का। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और कुछ नहीं, वो क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं ना, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसको भी हम डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो तुम लोगों को एक साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम की चीज़ होती है, बता देता हूँ मैं, खरीद मत लेना जाके, ठीक है। अभी कोई काम नहीं आएगा, कॉलेज में काम आता है, ठीक है, तब ले ले, तब तो लेना ही पड़ेगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या रहता है, नॉर्मल कैलकुलेटर तुमने देखा है 2+2 2+3 इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम की चीज़ें होती है, ठीक है ना। ये मोबाइल में भी अब तो लोग, तुम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या रहता है कि तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू सीधा दो, जैसे तुम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9,
मैं तुमको 2 इक्वेशन दूंगा और 2 वेरिएबल दूंगा, एक्स और वाई निकाल ले, फाइंड एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो तुम कैसे निकालोगे, तो तुम वाई निकाल के इधर उधर पुट करोगे, वही 3 मेथड था। साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये 2 इक्वेशन डायरेक्टली फीड करोगे ना तो वो सीधा सीधा एक्स और वाई दे देता है, ठीक है। सिमिलरली तुम अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दोगे तो भी वो तुरंत सॉल्व कर देता है। तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने बोलोगे तो भी वो सॉल्व कर देता है, वो ग्राफ बना देता है, डिफरेंशिएट कर देता है, उसमें इंटीग्रेट होता है, उसमें साइन थीटा वगैरह भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा वगैरह भी निकाल सकते हैं। सारे फंक्शंस होते हैं जो भी हम मैथमेटिक्स में 12th में और कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सारी चीज़ें तुरंत सॉल्व हो जाती है और ये कॉलेज में अलाउड भी रहता है, एग्जाम में भी, ठीक है ना। तो अब जो कैलकुलेटर है वो तुम सोच सकते हो यार अब कुछ नहीं और क्या है, वो प्रोग्राम्स है जो हम ही लोगों ने उसको फीड करके समझा के उसको मतलब प्रोग्राम्स हमने उसमें फीड किया है। तो जो प्रोग्राम के जो लैंग्वेजेस होते हैं, जिस लैंग्वेज में उसको ये बताया गया होता है पहले से कि कैसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है, वो और कुछ नहीं डिटर्मिनेंट मेथड है, ठीक है। तुम जब वो प्रोग्राम्स लिखोगे तो तुम ये डिटर्मिनेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जब डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा तो अच्छे से वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं तुमको डिटर्मिनेंट होता क्या है वो तो चलो बता ही दिया, ओपन करना सिखा देता हूँ बस और रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। सबसे पहले मैं 2x2 डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट 2x2 डिटर्मिनेंट क्या होता है, देखो 2x2 सीखना जरूरी है पहले, 3x3 भी सॉल्व करने के लिए। 2x2 क्या है, 3x3 क्या है वो भी देखो। मान लो यहाँ लिखा है A1 A2, यहाँ लिखा है B1 B2, ठीक है। तो इसको 2x2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें तुम देखोगे तो इसको बोलते हैं रो 1 रो 2 C1 C2। कितने रोज है, 2 रो हैं, और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम है, इसलिए इसमें 2x2 होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा A1 B2 माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करना A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। समझ में आ गया ना, पहले इसको इसमें माइनस इसको इसमें, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा लगा होगा, मैं जब ये पढ़ाता हूँ तो यार बहुत ही आसान लगता है, ठीक है ना। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, IIT JEE में बहुत वेटेज भी रखता है, ठीक है। अब लिख देता हूँ मैं कुछ भी 1/4। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो 2 × 4 = 8, 2 × 4 माइनस 1 × 3 8 माइनस 3 5, ठीक है। 2 3 1 5 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 ये तीनों सॉल्व कर लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीधा 3x3 करते हैं, तो ये क्या आएगा 25 10 माइनस 1 × 3 3 7 40 माइनस 42 माइनस 2 4 माइनस 6 माइनस 2। याद रखना पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैं तुम लोगों को 3x3 डिटर्मिनेंट बता रहा हूँ जो कि तुमने पढ़ा भी है, ठीक है ना। 3x3 क्यों बोलते हैं, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। समझ गया, रोज गिन लो, रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 C3, 3 रोज 3 कॉलम्स, क्लियर है। इसलिए इसको 3x3 डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक साइन कन्वेंशन रट्टा मार लो, अभी क्या बोलूँ यार, अब क्या ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि तुम लोगों को फिजिक्स में थोड़ा आसान लगे, ठीक है ना। बाकी सर ने पढ़ाई किया तो मेरा तो टेंशन ही नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ध्यान देना बस ये, ठीक है। चेस बोर्ड की तरफ प्लस माइनस प्लस, सिंपल सही है, साइन कन्वेंशन याद रख लो। अब देखो इस डिटर्मिनेंट के लिए एक चीज़ सुनो, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना मतलब इसकी वैल्यू निकालने, ओपन करना बोलते हैं वैल्यू निकालने को। जैसे ये वैल्यू निकालना ना, उसको वही इसको बोलते हैं ओपन करना। तो ये मैं इसको ओपन करना है मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट इसको खोल सकते हो, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय opening it through any row
और कॉलम, ठीक है, किसी भी रो किसी भी कॉलम से खोलो आंसर सेम आता है, ठीक है ना। अब जैसे कितने रोज हैं, 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो इसको खोलने के 6 तरीके हैं, मतलब 6 तरीके से तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं थ्रू रो वन के अबाउट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो बहुत सिंपल सा, रो 1 के अबाउट ओपन करना है तो रो 1 में क्या लिखा A1 A2 A3, यहाँ लिखना A1, यहाँ लिखना A2, यहाँ लिखना A3, A1 A2 A3, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब तुमको क्या करना है, थोड़ा शायद आवाज़ कम आए, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको है ना रो और कॉलम A1 यहाँ पे लिखा है, ये A1 देख रहा हूँ सबसे पहले, A1 देखा, तो इसका रो और इसका कॉलम छुपा लो, ये छुपा लिया, ठीक है। क्या बचा, B2 B3 C2 C3, ओपन कर लोगे, अरे A2 इस तरीके से जो भी अभी ओपन करके दिखाया था, हो गया ये काम खत्म। अब A2 देखा तो A2 का रो और कॉलम छुपा लो, ठीक है, रो और कॉलम छुपा लिया। क्या दिख रहा है, B1 C1 B3 C3, लिख दो यहाँ पे B1 C1 B3 C3, ठीक है। सिमिलरली A3 का रो और कॉलम छुपा लो, क्या दिख रहा है, B1 B2 C1 C2, ठीक है, B1 B2 C1 C2। मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू तो तुम निकाल ही लोगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल की तुम देखेंगे समझ जाएगा। रो 1 समझ में आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल ही सबसे अच्छे समझ में आते हैं। थ्रू रो 2 देख लो, रो 2 ये रहा, क्या लिखा है इसमें, B1 B2 B3, तो लिखो B1, लिखो B2, लिखो B3, B1 B2 B3 का साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और B1 का रो कॉलम छुपाते जाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, B1 का रो ये छुपा लिया, B1 का कॉलम ये छुपा लिया, क्या दिख रहा है, A2 A3 C2 C3, लिख दो A2 A3 C2 C3, B2 का ये रो ये कॉलम, ठीक है, कैसे ही छुपाऊंगा, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। देख लो क्या दिख रहा है तुमको, A1 A3 C1 C3, A1 A3 C1 C3, ठीक है। B3 का रो कॉलम, B3 का रो कॉलम छुपा लिया, क्या दिख रहा है, A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2, क्लियर है। ऐसे तुम रो 3 लिख सकता हो, रो 4 C1 लिख सकता हो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी भी कॉलम के अबाउट भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मैं इसमें समय नहीं बर्बाद करने वाला, ठीक है ना। मैं क्यों करवाऊँ इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स, तुम्हारे पास है ही इसमें एग्जाम्पल्स, और तुमको नहीं समझेगा तो मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा बस, तो एक एग्जाम्पल को मैं 3 या 4 रो कॉलम के अबाउट ओपन करके दिखा दूंगा, और सबसे वैल्यू सेम ला के भी दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम अपने जो सर ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल दिए हैं वो तुम आराम से इससे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो मैं करता हूँ सॉल्व, सवाल देखो, टू 3 4 6 5 7 1 -3 2, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी आदत है मैं साइन कन्वेंशन बना लेता हूँ, और तुम तो बना ही लेना क्योंकि तुम्हारे लिए तो नया है, तो गलतियाँ होंगी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, रो 1 के अबाउट खोलते हैं, रो 2 के अबाउट खोलते हैं, C2 के अबाउट खोलते हैं, और C3 के अबाउट खोलते हैं, चारों के अबाउट खोलते हैं, ठीक है। तो थ्रू रो 1 2 3 4, 2 लिखा 3 लिखा 4 लिखा, साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अभी वो भरूंगा मैं, ठीक है, चलो पहले भर ही लेता हूँ। 2 का रो कॉलम छुपाया, ये और ये छुपाया, क्या दिख रहा है, 5 7 -3 2, ठीक है। 3 का छुपाया, 6 7 1 2 6 7 1 2, इसका छुपाया 6 5 1 -3, ठीक है। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ,
5 इंटू 2 10 माइनस 7 इंटू माइनस 3 इज माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इंटू 2 12 1 इंटू 7 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 माइनस 1 इंटू 5 5 कितना हो गया 31 इंटू 2 इज 62 15 कितना है 23 इंटू 4 कितना होता है 92 होता है शायद, हाँ माइनस 92। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 45। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू थ्रू R1। देखते हैं क्या R2 की थ्रू भी यही आएगा थ्रू R2। रो टू में 6 5 7 6 5 7 साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस रो कॉलम छुपाओ 6 का रो कॉलम छुपाओगे, ये रो छुपा लिया, कॉलम छुपाओगे तो 3 4 माइनस 3 2 3 4 माइनस 3 2 5 का ये कॉलम छुपा लिया, रो छुपा लेना 2 4 1 2। अरे यार बहुत सिंपल है यार। 7 का छुपा लेना 2 3, ये तो छुपा दिया मैंने, एक ही कॉलम छुप गया। ठीक है, तो क्या है 2 3 1 माइनस 3। ठीक है, 2 3 1 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लो, देखो माइनस 6 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस। मतलब सॉल्व करने का तुम तरीका देखो, ब्रैकेट वैकेट सब अच्छे से बनाता हूँ। 2 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 7 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 एंड 1 इंटू 3 इज 3। तो ये हो गया, कितना हो गया ये हो गया 18 इंटू 6 है ना, 18 इंटू 6 ही हुआ ना, हाँ माइनस 108 0। ये कितना हो गया, ये हो गया 9 9 इंटू 7 63 प्लस 63 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 45 फिर से आना ही है, वो तो सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, थ्रू C2 ये रहा कॉलम 2, तो लिख देता हूँ 3 5 माइनस 3। ठीक है, अब मैं साइन कन्वेंशन क्या है माइनस प्लस माइनस, तो ये आया माइनस, ये आया प्लस, और यहाँ फिर से माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इतना तो कॉमन सेंस मेरे हिसाब से सब में है ही। ठीक है, मैं C3 का वर्ड नहीं खोलूँगा, हो गया 3, ये इसके वर्ड खोल रहे थे ना, तो इसका रो ये 3 का कॉलम छुपाया रो छुपाया, तो क्या दिखेगा तुमको 6 7 1 2 6 7 1 2 5 का ये तो छुपा हुआ, ये मान लो सॉरी ये छुपा दिया, क्या दिख रहा है 2 4 1 2 2 4 1 2, और ये छुपा दिया 2 4 6 7 2 4 6 7। सॉल्व कर लो, 12 माइनस 7 प्लस 5 4 माइनस 4 प्लस 3 14 माइनस 24 माइनस 15 प्लस 0 माइनस 30 माइनस 45। समझ गए, सबसे आंसर सेम आ रहा है। अब सवाल ये रहेगा, लास्ट खत्म हो गया चैप्टर, कि सर ये इतने सारे रो और इतने सारे कॉलम के अबाउट आपने खोलना क्यों सिखाया, जब सबसे वैल्यू सेम आ रही है। हम तो किसी भी के अबाउट खोलें तो सेम ही आ रही वैल्यू, तो सिर्फ एक ही के अबाउट क्यों नहीं खोलना सिखा दिए, सिर्फ रो 1 के अबाउट क्यों नहीं बताया। ठीक है, या देखो इसका जवाब है ना, ये है कॉमन सेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ना, क्या है कि कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्या कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि देखो कभी कभी सवाल में लिख देता हूँ एक कुछ भी रैंडम सा। ठीक है, अभी देखो तुम इसको किसके अबाउट ओपन करें, आंसर तो सेम ही आना है, किसी के अबाउट भी ओपन करो। ठीक है, तो अगर तुम इसके अबाउट ओपन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अबाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के अबाउट भी ओपन करो। लेकिन देखो अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, तो इसके अबाउट ओपन करने में सबसे ज़्यादा फायदा है। क्यों फायदा है सर, क्योंकि देखो 2 टर्म 0 है, उससे क्या होगा, देखो लिखता हूँ मैं 4 0 0, साइन कन्वेंशन क्या है प्लस माइनस प्लस है ना, इधर का प्लस माइनस प्लस। 4 का रो कॉलम छुपाएंगे तो कॉलम तो छुपा ही, रो छुपा लिया 1 7 2 3। अब यहाँ कुछ भी आए लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा। ठीक है, प्लस 4 3 माइनस 14
4 माइनस 11 माइनस 44 आ गया आंसर। तुम निकाल लो किसी और के अबाउट भी। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे जिस रो या जिस कॉलम में, उसके अबाउट ओपन करने का। उससे क्या होगा कि बाकी लोग जो आंसर तुम इतना मेहनत करके निकाले होंगे इसके अबाउट, तुम्हारा 2 लाइन में आंसर आ चुका होगा। ठीक है ना। तुम देखो यहाँ पे 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड की वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो अगर तुम आंसर जल्दी निकाल लोगे तुम्हारा समय बचेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस भी बहुत कम है। ठीक है। तो समझ में आ गया ना मैं सबके अबाउट क्यों सिखाया हूँ। तो ये सारी चीज़ तुम धीरे धीरे सीख जाओ। कॉमन सेंस भी क्या इतना जल्दी डेवलप होता है वो, तो तुम क्या धीरे धीरे वो भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स इज ओवर। मॉडुलस फंक्शन तुम बोलोगे सर नहीं पढ़ा है, वो सब मैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसके लिए क्वाड्रेटिक का नॉलेज और ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए और सीक्वेंस सीरीज का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपने स्टार्ट करेंगे दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं ब्लैक बुक का होमवर्क भेज रहा हूँ, तुम लोग बस वो कर लेना अच्छे से। ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।